अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बैक ईएमएफ को। ये बैक ईएमएफ क्या होती है बाद में देखते हैं, पहले जरा देखते हैं कि ईएमएफ क्या होती है। ईएमएफ का फुल फॉर्म तो आपको पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। लेकिन इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक बैटरी हो और मैं उस बैटरी को किसी वायर या सर्किट से कनेक्ट करूं, तो उस वायर या सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। इसका मतलब ये बैटरी उस वायर में मौजूद चार्जेस को पुश करती है, जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं। तो कोई वोल्टेज सोर्स के चार्जेस को कितना पुश कर सकता है, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ। उस वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ हमें बताएगा कि वो वोल्टेज सोर्स किसी वायर में से चार्जेस को कितना पुश कर सकता है। तो जैसे यहां पर जो बैटरी है, इसका ईएमएफ, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। उस वोल्टेज सोर्स के दोनों टर्मिनल्स के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, और वोल्ट मीटर जितने वोल्ट्स हमें बताएगा वो उस बैटरी या वोल्टेज सोर्स के ईएमएफ होंगे। तो यहां बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट्स है, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट्स हम अप्रोक्सीमेशन में बात कर लेते हैं। ये है इसकी ईएमएफ। लेकिन जरा सोचें, अगर मेरे पास एक सर्किट में दो ऑपोजिट ईएमएफ हो तो क्या होगा? सोचने की बात है ना। तो जरा देखिए, यहां पर ये मेरे पास एक बैटरी है, इसके साथ मैं एक सेल भी सर्किट में कनेक्ट करने लगा हूं। लेकिन कुछ इस तरह से कनेक्ट करूंगा कि इस बैटरी का पॉजिटिव सेल के नेगेटिव से और इस बैटरी का नेगेटिव सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। अब इस सर्किट में दो ईएमएफ होंगी, एक ईएमएफ इस वोल्टेज सोर्स की यानी बैटरी की, और एक ईएमएफ इसकी। इसकी ईएमएफ तो मुझे पता है 12 वोल्ट्स है, इसकी अराउंड 2 वोल्ट्स है। तो आइए जरा देखते हैं कि जब दोनों कनेक्ट होंगे ऑपोजिट ईएमएफ तो क्या होगा। अब हमने दो बातें नोट करनी है। सबसे पहले आपने कनेक्शन के बाद वोल्ट मीटर के ऊपर देखना है कि क्या होता है। तो जरा गौर से देखना है, मैं कनेक्ट करने लगा हूं दो ऑपोजिट ईएमएफ को। तो लीजिए, वोल्ट मीटर को देखें, ये कनेक्ट हुआ और वोल्ट मीटर के ऊपर आपने देखा रीडिंग क्या होगी, 10 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब इसकी ईएमएफ थी 12 वोल्ट्स, इसकी ईएमएफ 2 वोल्ट्स, तो नेट ईएमएफ जो सर्किट में है वो कितनी होगी? 10। तो 12 को 2 के साथ क्या करें तो 10 आता है, जाहिर है सब्ट्रैक्शन से 10 आएगा। इसका मतलब सर्किट की नेट ईएमएफ अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, दोनों वोल्टेज सोर्स की जो ईएमएफ है, एक बैटरी की है और एक सेल की है, मैं सी और बी कह देता हूं, उनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास उस सर्किट की नेट ईएमएफ आ जाएगी। एक बात तो हम लोगों ने ये देखा कि जब भी हम दो ऑपोजिट पोलैरिटीज को या ऑपोजिट ईएमएफ को कनेक्ट करते हैं एक सर्किट के अंदर, तो नेट ईएमएफ कम हो जाता। यानी अगर पहले 12 वोल्ट था तो 2 वोल्ट ऑपोजिट कनेक्ट किया तो कम हो जाएगा, तो नेट ईएमएफ कम हो जाएगा। ये बात तो पता चल गई। एक और चीज भी आपने शायद नोट नहीं की, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। अगर आप सेल को गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर स्पार्क नजर आएगा। यह भी इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आपने दो ऑपोजिट ईएमएफ को एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। तो ये स्पार्क क्यों होता है एटॉमिक लेवल पर, इस पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, स्पार्क समटाइम इस बात की निशानदेही करता है कि सर्किट के अंदर दो ऑपोजिट ईएमएफ आई हैं। ठीक है जी। तो ये बात तो हमें समझ में आती है। इस केस में हमें दो ईएमएफ क्लियरली नजर आ रही है, एक बैटरी की ईएमएफ है, एक सेल की ईएमएफ है, दोनों ही वोल्टेज सोर्स है। लेकिन अब जरा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक बैटरी है, लेकिन अब सेल नहीं है, बल्कि एक मोटर है जिसको मैं बैटरी से कनेक्ट करने लगा हूं। अब आपने जरा गौर से वही दोनों बातें देखनी है। तो जरा गौर से देखिएगा, जैसे ही मैं इसको मोटर को कनेक्ट करता हूं बैटरी से, आप देखेंगे कि कनेक्ट करने पर एक स्पार्क हुआ है। देखा? फिर से देखिए, जैसे मैं कनेक्ट करता हूं स्पार्क हो रहा है। और याद करें, स्पार्क किस चीज की निशानदेही करती है? स्पार्क बताता है कि एक ईएमएफ के ऑपोजिट दूसरी ईएमएफ मौजूद है सर्किट में, लेकिन बैटरी के अलावा कोई और वोल्टेज सोर्स है तो नहीं। फिर यहां ये एक और ईएमएफ कहां से आ रही है? स्पार्क क्यों हो रहा है? और दूसरी निशानी भी जरा गौर से देखिएगा। तो मैं फिर से इसको कनेक्ट करता हूं। इस दफा आपने स्पार्क को नहीं, आपने वोल्ट मीटर को देखना है। अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया और आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर पर रीडिंग कितनी है? 12.7 वोल्ट्स, जो कि बैटरी की ईएमएफ है। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो जरा गौर कीजिएगा वोल्ट मीटर के ऊपर। फिर से कनेक्ट करता हूं,
आपने वोल्ट मीटर पर गौर करना है। देखा, ये देखा आपने, अचानक से सर्किट की नेट ईएमएफ कम हो गई है। इसका मतलब बैटरी को अपोज करने वाली कोई और ईएमएफ भी आ गई है सर्किट के अंदर। भाई ये कैसे हो गया? तो आपने देखा कि जिस तरह से दो ऑपोजिट ईएमएफ मौजूद हों तो दो काम होते हैं, स्पार्क होता है और नेट ईएमएफ कम हो जाती है। बिल्कुल वही दोनों काम यहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन यहां दूसरी कोई बैटरी, कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं। इसका फिर एक ही मतलब है कि किसी वजह से, जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताई, किसी वजह से ये जो मोटर है ये एक ईएमएफ जनरेट कर रही है और वो ईएमएफ हमारी बैटरी के ईएमएफ के ऑपोजिट है। तभी हमारा वोल्ट मीटर पर आंसर नेट ईएमएफ कम हो जाती है और स्पार्क भी नजर आता है। अब जाहिर है आप परेशान होंगे कि मोटर ईएमएफ पैदा करने वाली चीज तो नहीं, वो तो जनरेटर होता है। तो यहां क्या चक्कर हुआ ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, जब भी आप मोटर को कनेक्ट करेंगे तो एक बैक ईएमएफ जनरेट होगी जो हमारी एग्जिस्टिंग ईएमएफ को अपोज करेगी। तो लीजिए ये बात हम जल्दी से लिख देते हैं आपके नोट्स के अंदर, ठीक है? तो देखिए जी, व्हाट इज बैक ईएमएफ इन मोटर्स? ठीक है, बैक ईएमएफ इन मोटर्स ये क्या होता है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसे हम कहेंगे एप्सिलॉन। एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है किस में? मोटर में। मोटर में कहां से आ गया, आगे चल के देखेंगे। क्या करेगी ईएमएफ? अपोजेज, ऑपोजिट होगी हमारे किसके? अप्लाइड ईएमएफ वी, वो जो बैटरी की ईएमएफ थी उसके। इसीलिए इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं और इस इफेक्ट को बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स कहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, मोटर्स में बैक ईएमएफ कहां से आ गई? आइए इसको समझते हैं मोटर के उसी आर्टिकल से जहां मैंने आपको डीसी मोटर को डिटेल में पढ़ाया था। तो मैंने आपको ये मोटर दिखाई थी, इसको मैंने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं मोटर को करंट दूंगा मोटर घूमना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इट मेक सेंस, क्योंकि आप करंट दे रहे हैं और वो करंट से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, ये तो मोटर करती है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए आप इस कॉइल पर फोकस करें। ये एक कॉइल है और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, क्योंकि ये देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। और जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो ये तो जनरेटर में होता है और क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसका मतलब एक ईएमएफ तो हम दे रहे हैं बैटरी से जिसकी वजह से वो घूम रहा है, लेकिन जैसे ही वो घूमता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक घूमने वाला कॉइल बन जाता है, मतलब जनरेटर बन जाता है। और उसके घूमने की वजह से भी एक ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ। और वो ईएमएफ हमारी इस ईएमएफ को अपोज करेगी। पैदा क्यों हुई ये ईएमएफ? फैराडेज लॉ की वजह से, क्योंकि जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से हुई? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। लेकिन ये ईएमएफ हमारी ईएमएफ को अपोज क्यों कर रही है? ये लेंजेस लॉ की वजह से, क्योंकि लेंजेस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वो एहसान फरामोश होती है, वो अपने ही कॉज को अपोज करती है। तो पैदा किस वजह से हुई? हमारी अप्लाइड ईएमएफ की वजह से, अपोज भी उसी को कर रही है। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई कि मोटर में ईएमएफ कहां से बन रही है। असल में मोटर ईएमएफ लेता है, लेकिन जब वो लेकर घूमता है तो वो एक घूमता हुआ जनरेटर बन जाता और ईएमएफ भी बनाएगा, जाहिर है। ये जो कॉज है ये जल्दी से आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ बैक ईएमएफ? क्या वजह है? तो आपको पता चल गया होगा, आपने इसको पढ़ लेना है कि भाई वो कॉइल है, कॉइल रोटेट कर रहा है। कहां रोटेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होती है। कौन बोलता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक बात ये हो गई कि ईएमएफ इंड्यूस हुई। ईएमएफ हमारी ईएमएफ के ऑपोजिट क्यों इंड्यूस हुई है? क्योंकि लेंजेस लॉ भी तो है, वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो ऐसी डायरेक्शन में बनती है कि वो अपोज करती है अपने ही कॉज को, मतलब अप्लाइड ईएमएफ को। इसी वजह से आज जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम बैक ईएमएफ कहेंगे मोटर की। क्लियर हो गया? तो आप मोटर को जब भी ईएमएफ देते हैं तो मोटर एक बैक ईएमएफ जनरेट करना शुरू कर देती है। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने जो कुछ सीखा उससे एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करते हैं। हमने ये देखा कि एक वो वोल्टेज है जो हम दे रहे हैं या ईएमएफ है जो हम दे रहे हैं,
उसे हमने वी का नाम दिया। एक वो ईएमएफ है जो मोटर के अंदर इंड्यूस होती है, उसे हमने एप्सिलॉन का नाम दिया। अगर मोटर की जो रेजिस्टेंस है, जो कॉइल है मोटर के अंदर, तो कॉइल की रेजिस्टेंस होगी, वो जो कॉपर की वायर है वो आर हो, और मोटर में से करंट आ ही जाए, तो ये हम करंट कितना होगा इसका रिलेशन निकालना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे नेट ईएमएफ पता होनी चाहिए। देखें, एक ईएमएफ हम दे रहे हैं वी, एक मोटर हमारी ईएमएफ को अपोज करने के लिए एप्सिलॉन ईएमएफ दे रही है, तो नेट ईएमएफ कितनी होगी फिर आप खुद सोचें, वी माइनस ई। अब जरा देखें, ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी नहीं है, क्योंकि हमारे वी को अपोज भी तो कर रही है ना इंड्यूस ईएमएफ। तो नेट वोल्टेज या नेट पोटेंशियल कितना होगा, वी माइनस ई ओवर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर कह देते हैं, तो आई इज इक्वल टू वी माइनस ई ओवर आर। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, इस पूरे फॉर्मूला में V तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि V तो बैटरी का वोल्टेज है ना, तो वो तो हम दे रहे हैं, तो बैटरी तो हम चेंज नहीं करेंगे, R भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एप्सिलॉन जो है, जो मोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जो बैक ईएमएफ है, ये चेंज होगी, तो सवाल पैदा होता है ये किस पर डिपेंड कर रही है। तो आइए जरा एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि ये किस तरह से चेंज होगी। तो यहां पर मेरे पास एक और मोटर है, और आप देख रहे हैं कि इस मोटर के साथ मैंने एक व्हील कनेक्ट किया हुआ। वो क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने इस मोटर को रोकने की कोशिश करूंगा, और आपने ये देखना है कि जब मैं मोटर को रोकता हूं उसकी स्पीड चेंज होती है, तो क्या इस बल्ब की ब्राइटनेस पर कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बल्ब सर्किट के अंदर लगा हुआ है। अगर तो फर्क पड़ता है तो इसका मतलब बैक ईएमएफ चेंज हो रही है। तो जरा जल्दी से इस घूमती हुई मोटर को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसकी स्पीड कम होगी, और जैसे इसकी स्पीड कम हुई आपने देखा अचानक से बल्ब ज्यादा ग्लो करने लगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो बैक ईएमएफ, अब देखें करंट, इसका मतलब करंट चेंज हो रहा है ना। और अभी मैंने आपको बताया जो करंट है उसमें वी भी नहीं चेंज हो सकता, आर भी नहीं चेंज हो सकता। तो अगर करंट चेंज हुआ है तो फिर कौन चेंज हुआ होगा, जाहिर है इंड्यूस ईएमएफ ही चेंज हुई होगी। तो यहां से तो हमें क्लियरली पता चल गया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका ताल्लुक मोटर की स्पीड से होता है। देखिए, अभी मैं फिर स्पीड चेंज करूंगा, हाथ हटा लेता हूं, तो जैसे ही हाथ हटाऊंगा तो मोटर तेजी से घूमना शुरू कर देगी। अब देखें, फिर से करंट चेंज हो गया सर्किट का, और इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ चेंज हो गई। तो यहां से तो क्लियरली पता चल गया कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है मोटर की, वो किस पर डिपेंड करती है, वो मोटर की स्पीड पर डिपेंड करती है। अभी आप लोगों ने देखा। तो चलिए जल्दी से ये बात भी लिख देते हैं आपके नोट्स में कि ये किस पर डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंस, बैक ईएमएफ इफेक्ट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द मोटर। किस पर डिपेंड करती है, मोटर की स्पीड पर। अब आगे देखते हैं कि ये मोटर की स्पीड के साथ इसका क्या रिलेशन है। चलिए अब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहां से हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा। तो ये देखिए जी, सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, यानी मोटर भी नहीं चल रही। अब जरा हम जल्दी से मोटर को ऑन करते हैं। दरमियान में हमने एक बल्ब लगाया है। बल्ब लगाने का मकसद यह है कि बल्ब की ब्राइटनेस से हम अंदाजा लगाएं कि करंट कितना है। ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा। अरे आपने देखा, नोट किया, फिर से देखें। मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूं, स्टार्ट में देखा कितना ग्लो किया है एक लम्हे के लिए बल्ब ने। अगर आप नहीं देख पाए तो इसको एक दफा मैं आपको स्लो मो में दिखा देता हूं। तो ये जरा देखिए, जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं टर्मिनल को, तो आपने देखना है बल्ब के ग्लो को। ये देखिए, शुरू में कितना ज्यादा ग्लो था। इसका मतलब ये हुआ कि एट द स्टार्ट ऑफ द मोटर, जैसे ही मोटर घूमना शुरू करती है, बिल्कुल पहले लम्हे, उस वक्त करंट सर्किट में बहुत ज्यादा होता है। अब करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला था V माइनस बैक ईएमएफ ओवर आर। ये दोनों जिनके ऊपर स्टार बना रहे हैं, इन्होंने तो चेंज ही नहीं ना होना। लेकिन आपने देखा शुरू में करंट बहुत ज्यादा था, तो करंट की वैल्यू ज्यादा। इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि शुरू में बैक ईएमएफ बहुत कम होगी,
क्योंकि उसी ने तो माइनस होना। तो अगर हमारे पास करंट ज्यादा है तो बैक ईएमएफ बहुत कम होगी, ये वाली चीज ऑलमोस्ट जीरो होगी। जब ऑलमोस्ट जीरो होगी तो पूरा का पूरा वोल्टेज मोटर को मिलेगा, सर्किट को मिलेगा, और जब सर्किट को बहुत ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो इसी वजह से करंट बहुत ज्यादा था, और बिल्कुल स्टार्ट में आपने देखा कि ग्लो बहुत ज्यादा है। तो यहां से हमें पता चला कि एट द स्टार्ट, जब मोटर बिल्कुल शुरू होती है, उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस या बैक ईएमएफ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, ना होने के बराबर। तो देखिए, इफ द मोटर इज जस्ट स्टार्टेड, ये हमारा पहला केस है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बैक ईएमएफ इज ऑलमोस्ट जीरो, उस वक्त बैक ईएमएफ ना होने के बराबर है। वजह क्या है भाई, अभी कॉइल घूमा ही नहीं है, कॉइल के घूमने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अभी तो कॉइल के पास स्पीड ही नहीं है ना, और बैक ईएमएफ स्पीड पर डिपेंड करती है। और जब बैक ईएमएफ जीरो होगी तो हमारे वोल्टेज को रोकने वाली ईएमएफ ही नहीं है, तो हमारा वोल्टेज पूरा का पूरा सर्किट में होगा और एक बहुत ज्यादा करंट पास करेगा कॉइल में से, ठीक है। ये मैंने आपको अभी दिखाया स्टार्ट में, है ना। लेकिन इससे कुछ मसला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो करंट है ये अभी इस्तेमाल हो जाएगा कॉइल को एक्सेलरेट करने में, कॉइल को एक्सेलरेट करने में, घुमाने में, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट में नहीं इस्तेमाल होगा। तो कॉइल जलेगा नहीं, करंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपने देखा बल्ब जला नहीं था, है ना। अच्छा, अब जरा देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने इसको कनेक्ट किया, पहले लम्हे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, बैक में बहुत कम है ना, करंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करंट कम हो गया, देखा आपने, अब बल्ब इतना ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि मोटर स्पीड पकड़ चुकी है ना। इसका मतलब करंट कम हो गया। अब करंट कम होने का क्या मतलब है, ये दोनों तो चेंज नहीं हो सकते। तो करंट कम होने का मतलब है बैक ईएमएफ ज्यादा हो गई। और वैसे भी हम लोगों ने देखा था बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड करती है, मोटर की स्पीड पर। तो स्पीड बढ़ गई, बैक ईएमएफ ज्यादा हो गई, बैक ईएमएफ ज्यादा तो करंट कम हो गया। तो आपने देखा जब मोटर रनिंग में आ जाती है तो बैक ईएमएफ अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से करंट सर्किट का कम हो जाता है। तो ये बात भी जरा जल्दी से ऐड कर देते हैं कि जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर रन कर रही हो तो क्या होगा, तब हमारे पास बैक ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगी और करंट मिनिमम हो जाएगा। देखा ना अभी आप लोगों ने, जब मोटर चलना शुरू हो गई तो बल्ब ग्लो कम कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये इतना होगा कि टॉर्क मिलता रहेगा और कॉइल चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं तीसरा केस। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब चलती हुई मोटर को रोकने की कोशिश करूंगा। मतलब आप यूं समझ लें जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूं मोटर पर, क्योंकि मोटर ने क्या करना है, मोटर ने किसी ना किसी चीज को मूव करना। पानी वाली मोटर पानी को मूव करेगी, कोई लोड उठाने वाली मोटर लोड को मूव करेगी। तो अगर लोड बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, ये हम लोगों ने देखना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं। वो देखिए बल्ब का ग्लो बढ़ गया जैसे मैंने रोका, फिर से करंट ज्यादा हो गया। अब करंट का फॉर्मूला था V माइनस ई ओवर आर। तो करंट ज्यादा होने का फिर एक ही मतलब है कि बैक ईएमएफ कम हो गई होगी। अब जब बैक ईएमएफ कम होगी, ये अब कम किस वजह से हुई है, क्योंकि मैंने लोड बढ़ा दिया, मोटर अचानक से स्लो हुई है, मोटर की स्पीड के साथ ही तो बैक ईएमएफ कनेक्टेड है। बैक ईएमएफ कम होगी, बैक ईएमएफ कम होगी तो नेट ईएमएफ बढ़ जाएगी, नेट ईएमएफ बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ गया। अब जब करंट बढ़ जाएगा तो सर्किट में अब बहुत ज्यादा करंट पास करेगा। तो जरा सोचें, मोटर अब तेज नहीं हो सकती क्योंकि मोटर को तो मैंने ओवरलोड कर दिया, उसको तो मैंने पकड़ा हुआ। तो ये जो करंट ज्यादा हुआ है, अब ये हीटिंग इफेक्ट बनेगा और कॉइल जल सकता है। तो इसी वजह से जब मोटर ओवरलोड होती है तो कॉइल जल जाता है। वजह क्या है, बैक ईएमएफ बहुत कम हो जाती है, नेट ईएमएफ बढ़ जाती है, और नेट ईएमएफ जो है वो हीटिंग इफेक्ट में इस्तेमाल होती है बजाय के कॉइल को रोटेट होने में, क्योंकि कॉइल रोटेट नहीं ना हो सकता, उसको तो मैंने ओवरलोड किया हुआ। तो यहां से हम लोगों को तीसरी बात पता चली कि इफ द मोटर इज ओवरलोडेड, अगर मोटर ओवरलोड हो जाए क्या हो गई, स्लो डाउन हो जाएगी। और बैक ईएमएफ स्पीड पर डिपेंड करती है, तो बैक ईएमएफ कम हो जाएगी, बैक ईएमएफ डिक्रीजेस, है ना। और बैक ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, करंट बढ़ जाएगा, ड्रॉ मोर करंट, है ना। इससे क्या होगा, इफ द मोर इज ओवरलोडेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, अगर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाए तो फिर क्या होगा, करंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि मोटर को बर्न कर देगा, उसके अंदर जो कॉइल है, आर्मेचर है, वो जल जाएगा। तो लीजिए, ये था बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर।
तो जनरेटर के अंदर बैक मोटर होती है और मोटर के अंदर बैक ईएमएफ होती है। क्लियर हो गए? तो ये था आज का आर्टिकल। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।